जय हिंद दोस्तों, यूपी स्पेशल के 7वें वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने 6 वीडियो कंप्लीट कर चुका है। टोटल 6 वीडियो के बारे में हमने अध्ययन किया है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि यूपी स्पेशल का 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। या 7वां चैप्टर या 7वें टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो 7वां टॉपिक है, याद रखिएगा कि जितना भी आज तक आप पेपर, उत्तर प्रदेश का पेपर, कोई भी यूपी लेवल का कोई भी पेपर देंगे, आज के टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन रहने एकदम निश्चित है, एकदम 100%। परम यह याद रखिएगा, परम संभावना क्या कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। तो जो 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ेंगे। 7वां जो हम लोगों का अध्याय है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश के जनगणना के बारे में। यह हमारा आज का एक बेहतरीन टॉपिक होगा, उत्तर प्रदेश की जनगणना। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, याद रखिएगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप देखिए चाहे ना देखिए, क्वेश्चन रहेगा। आप कर नहीं पाएंगे अगर पढ़े नहीं है तो, इस बात को मान लीजिए, है ना। तो आज हम लोगों का टॉपिक है, जो 7वां हमारा वीडियो है यूपी स्पेशल से रिलेटेड, इसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में, है ना जी। उत्तर प्रदेश की जनगणना। सबसे पहले हम कुछ बात कर लें कि जनगणना के बारे में, कि जनगणना होता क्या है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनगणना के बारे में। जनगणना के बारे में ध्यान से सुनिए। जन का मतलब होता है जनसंख्या, और जनसंख्या का गिनना ही क्या कहलाता है? जनगणना। यानी कि जन का मतलब होता है जनसंख्या, जन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या। और इस जनसंख्या का गणना करना, यानी कि इसी जनसंख्या को गणना करना या गिनना, इसी जनसंख्या को गणना करिए या गिन डालिए, तो जो रिजल्ट मिलता है उसे ही हम बोलते हैं जनगणना। क्या बोलते हैं? जनगणना। जो रिजल्ट मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं जी? जनगणना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी जनसंख्या है भारत के अंदर, है ना, ये नहीं कि नपले पाकिस्तानों के सब भाभी भी उठा ला के हमें गिन दी ना। हम बात करते हैं भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या है, उन सभी जनसंख्या की अगर हम गणना करें तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जनगणना। उसे ही हम क्या कहते हैं? जनगणना। इस फैक्ट को याद रखेंगे, इस फैक्ट को याद रखेंगे। जनगणना का मतलब, जनगणना का मतलब जनसंख्या की गिनती क्या कहलाती है? जनगणना। कि कितना जनसंख्या है, कितना जनसंख्या, उस सगरो जनसंख्या को गिन डालिए, वो क्या कहलाएगा? जनगणना। क्या कहलाएगा? जनगणना। यहाँ पर हम बात करते हैं, 2 फैक्ट याद रखिएगा कि जनगणना जो होता है यह संघ सूची का विषय है, यह संघ सूची का विषय है। क्लियर? जो जनगणना होता है यह संघ सूची का विषय है। या बात करें, यहीं पर मैं बात करूं कि जो जनसंख्या होता है, जो जनसंख्या होता है यह समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे, समझिए जरा। देखिए यहाँ पर बात करें कि लोगों की गिनती, जनसंख्या को गिनना, की टोटल जनसंख्या कितना है, वो क्या कहलाता है? जनगणना। क्या कहलाता है? जनगणना। जनगणना की बात करें कि जो जनगणना होता है वह संघ सूची का विषय होता है। कैसा है? संघ सूची का। और जो जनसंख्या है वह किसका है? समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। साफ सुथरा करके मैं लिख दूं, इन सब चीजों को साफ सुथरा करके मैं लिख दूं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की जनगणना, है ना। थोड़ा सा पहले हम जनगणना पर अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि जो जनगणना होता है, सुनिएगा, जो जनगणना होता है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? जनसंख्या की। किसकी? जनसंख्या की। देखिए थोड़ा सा मैं पॉलिटी का रुख करूँ तो पॉलिटी में 3 प्रकार की श्रेणी होती है। हमारे पास 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, और वो बंटवारा 3 तरीके से है। पहला होता है क्या? राज्य सूची, मतलब जिस विषय पर केवल राज्य कानून बनाता है। दूसरा होता है संघ सूची, जिस विषय पर संघ कानून बनाता है। और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तीसरा क्या होता है? समवर्ती सूची। देखिए राज्य सूची के विषय में केवल राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची के विषय में केवल संघ कानून बनाएगा। और याद रखिएगा, दोनों विषयों पर, दोनों मतलब कोई ऐसा विषय जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाए, उसको हम किस में रखते हैं? समवर्ती सूची में। किस में रखते हैं? समवर्ती सूची में। तो ध्यान से सुनिए कि जो जनगणना है, कंफ्यूज मत होइएगा, जो जनगणना है, जनगणना यह राज्य सूची का, यह क्या है? संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। अगर संघ सूची का विषय है तो इस पर केवल कानून केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। या यूं कह सकते हैं कि जनगणना कराने का पूरा दायित्व संघ का है, यानी कि केंद्र सरकार का है। जनगणना कौन कराता है? केंद्र सरकार कराता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ, जनसंख्या की बात करूँ, तो जनसंख्या हमें राज्य और केंद्र दोनों लोग मिलकर देखते हैं तो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर? जनसंख्या का नियोजन करना
केंद्र भी करेगा हाथ साथ साथ और राज्य भी, दोनों लोग मिलकर करेंगे। और जब भी कोई दोनों लोग मिलकर करते तो उसे हम किस में रखते हैं? समवर्ती सूची में। किस में रखते हैं? समवर्ती सूची में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जनगणना। जनगणना कौन कराता जी? याद रखिएगा, याद रखिएगा। जनगणना कौन कराता है? केंद्र सरकार। संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार इसको कराता है, केंद्र सरकार इस पर नियम कानून बनाता है। लेकिन जनसंख्या की बात करें, समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र सरकार इसको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग मिलकर इस पर हेल्प करते हैं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ फैक्चुअल डेटा देखते हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा हम लोग देखते हैं, है ना। कुछ फैक्चुअल डेटा हम लोग देखते हैं। क्या आपने समझा? सब समझा क्या? जनगणना के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? जनगणना के बारे में, है ना। बात करते हैं जनगणना। सबसे पहले किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, याद रखते रहिएगा। संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 के तहत, अनुच्छेद किसके? अनुच्छेद 246 के तहत, अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना होती है, जनगणना होती है, या यूं कहें अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। इस चीज को याद रखेंगे, अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। आमतौर पर कभी कभी पेपर होता है ना, तो सीधे पूछ देता है कि जनगणना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। क्या पूछ देता है? जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो क्या बता देंगे? अनुच्छेद 246। तो देखिए, जनगणना की बात करें, संघ सूची का विषय है ना। अनुच्छेद 246 में से जनगणना को रखा गया है, किसमें? संघ सूची में रखा गया है। यहाँ पर बात करें कि जो जनगणना करता है, जो जनगणना करता है, यह संसद का गृह मंत्रालय करता है। संसद का गृह मंत्रालय, है ना, संसद का गृह मंत्रालय जो है यह जनगणना में उत्तरदायी होता है। इस चीज को याद रखेंगे कि जो संसद का गृह मंत्रालय है यह जनगणना के लिए उत्तरदायी होता है। यह जनगणना के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? संसद का गृह मंत्रालय। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, गृह मंत्रालय ही क्या करता है? जनगणना करवाता है। गृह मंत्रालय ही क्या कराता है? जनगणना करवाता है। गृह मंत्रालय ही क्या करता है? वर्तमान समय में जनगणना करवाता है। क्लियर? इतनी बात याद रहेंगे। प्रश्न पूछेगा कौन सा, तो गृह मंत्रालय जो है यह जनगणना करवाता है। यहाँ पर बात करते हैं कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, ये एग्जैक्ट फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। देखो मैं फटाफट लिख रहा हूँ, है ना, लिखते जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, है ना, सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। चलिए लिख देते हैं, ध्यान से सुनिए, समझिएगा। सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, है ना, ये जितने चीजें लिख रहे हैं सब आपको पता होनी चाहिए। जनगणना क्या चीज? जनगणना लिखते हैं। देखिए जनगणना, जन का मतलब लोग, और लोगों को गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनगणना। एक साला हरामी मनई था, उसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, मिमियाता था लॉर्ड मेयो, है ना। क्या नाम था एक और? लॉर्ड मेयो। बात है सन 1972 में, 1972 में पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई। पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। पहली बार जनगणना की क्या हुई? शुरुआत हुई। कब की बात है? 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में, समझिएगा। जो लॉर्ड मेयो था ये सोचा कि हम पूरा भारत के आदमियन के गिन देते हैं, एक साला फट गया, फट के हाथे में आ गया। वो गिनते गिनते हार गया। अरे बाप रे बाप, भारत में बड़ी मनी है, हमारे बस उसका नहीं है कि नहीं, साला छोड़ छाड़ के क्या हो गया? भाग गया। कौन? लॉर्ड मेयो, है ना, इस साल भाग गया, है ना। 1872 में पहली बार जनगणना का शुरुआत हुआ। किसने शुरुआत, किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अरे लॉर्ड और जो लगता है उस साले विदेशियों को लगता है, जो पहले के समय में अंग्रेज थे उन सालों के लगता है। तो लॉर्ड मेयो जो है इसके शासनकाल में सबसे पहली बार जनगणना 1800, देखिए 1972 नहीं है, 1872 में 19 लिख दिया हूँ, ये 1872 है। तो सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लेकिन इस साल गिन ही नहीं पाया, तो कैसी जनगणना रह गई? अधूरी जनगणना। कैसी रह गई? अधूरी जनगणना। क्लियर है? कैसी रह गई है? अधूरी जनगणना। तो 1872 की जो जनगणना थी कैसी थी? अधूरी जनगणना। कैसी थी? अधूरी जनगणना। उसके बाद बात आती है 1881 की। उसकी बाद बात आती है 1881 की। 1881 से नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गया। नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुआ। नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुआ और इस समय यह कराने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको जाता है? लॉर्ड
रिपन को। किसको जाता है जी? लॉर्ड रिपन को। समझिएगा 1872 में पहली बार जनगणना हुई, यह मेयो के काल में। ये मेयो साला मर गया गिनते गिनते का, अरे बाप रे बाप, भारत के हमें गिनने हमारे बस सोच के नहीं है, इनका साला हाथ ही में आ गया और चले गए घरे। फिर 1881 की बात आती है। 1881 में नियमित रूप से, मतलब हर एक नियम बनाया गया कि कैसे हम लोग जनगणना करेंगे, कितने साल बाद जनगणना करेंगे, एक नियम बनाया गया और उस नियम को सिस्टमेटिक ढंग से नियम से हम जनगणना करते हैं। तो 1881 से नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुआ। 1881 में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुआ लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। बढ़िया व्यक्ति थे यह, लॉर्ड रिपन के काल में। क्लियर है? और इसमें बताया गया कि प्रत्येक 10 साल में, प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होगा। तो नियमित रूप से, मतलब 1881 से आज तक हम लोग नियमित रूप से जनगणना करते आए हैं और प्रत्येक 10 साल बाद यह जनगणना होता है। प्रत्येक 10 साल बाद यह जनगणना होता है। क्लियर है ना? यहाँ पर इतनी डेटा क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं 1921 में। कब आते हैं? 1921 में। जनगणना का जो वर्ष है, जनगणना की बात करें, जनगणना 1921 में। एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, है ना? देखिए यहाँ पर आते हैं 1921 में। 1921 को बोलते हैं जनगणना का महान विभाजन वर्ष। क्या बोलते हैं? जनगणना का महान विभाजन वर्ष। जनगणना का महान विभाजन वर्ष सन 1921 को बोलते हैं जनगणना का महान विभाजन वर्ष। क्या बोलते हैं? जनगणना का महान विभाजन वर्ष। क्यों बोलते हैं समझिए। आपको पता है कि हर जनगणना, जैसे मान लीजिए आज जैसे 2011 में जनगणना हुई थी, उसी के आंकड़े को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2011 में जनगणना हुई थी, फिर अगली जनगणना 2021 में होनी थी, अगली जनगणना 10 साल बाद 2021 में होनी थी। तो 2011 से 2021 तक देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लोग बढ़े होंगे। 2011 से 2021 तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग बढ़े होंगे। फिर 21 के बाद 31 में होगा तो 2021 से 31 में भी जनसंख्या बढ़ गई होगी। लेकिन एकमात्र ऐसा वर्ष था 1921, एकमात्र ऐसा वर्ष था जिसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, इसमें जनसंख्या क्या हो गई थी? घट गई थी। इसमें जनसंख्या क्या हो गई थी? घट गई थी। इस डेटा को याद रखिएगा। इसमें क्या हो गई? जनसंख्या की क्या हुई? जो जनसंख्या है, जनसंख्या का क्या हो गया? कमी हो गया, घट गया, है ना? घट गया। और कितना वृद्धि दर था? वृद्धि दर माइनस में चला गया, 0.31 माइनस 0.31% हो गया। माइनस 0.31% जनसंख्या की वृद्धि हो गई, माइनस में, बढ़ा ही नहीं। 0.31% क्या हो गया? जनसंख्या में कमी हो गई। जैसे हम बात करें यहाँ पर 1921 था, कब हुई होगी? तब 1911 में, इसके पहले हुई होगी 1911 में, फिर 10 साल बाद 1921 में। तो जब 1911 से 1921 की जब जनगणना हुई तो 1911 से 1921 तक तो बढ़ना चाहिए था। अरे यार, जो आदमी यहाँ पर हैं, आज यहाँ तक प्रजनन की क्रिया द्वारा यह जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? स्वाभाविक बात है जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन 1921 में जब जनगणना हुआ तो देखा गया अरे यार इसमें तो जनसंख्या बढ़ा ही नहीं, इसमें कमी हो गई, 0.0 माइनस में या कम हो गया, 0.31% कमी हो गई। सो इस वजह से 1921 को जनगणना का महान विभाजन वर्ष बोलते हैं। जनगणना का महान विभाजन वर्ष बोलते हैं। जनगणना का महान विभाजन वर्ष बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर है। फिर बात आती है 1951 की। तो जनगणना का महान विभाजन वर्ष किसको बोलेंगे? 1921 को। फिर बात आती है 1951 की। 1951 में देश आज़ाद हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 में 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 में स्वतंत्रता की पहली जनगणना हुई। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई। 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई। आज के डेट में हम बात करते हैं, आज के डेट में जो हम आंकड़ा पढ़ेंगे या 2011 के जनगणना का पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2021 का जनगणना है नहीं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 2021 का जनगणना है नहीं, तो हम जो आंकड़ा पढ़ेंगे वो सब किसका पढ़ेंगे? 2011 का आंकड़ा पढ़ेंगे। देखिए एक बात समझिए, जो 2011 की जो जनगणना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जो 2011 की जनगणना है ना, 2011 की जो जनगणना है, 2011 की
जो जनगणना है याद रखिएगा 15वीं जनगणना है। क्या है? 15वीं जनगणना है। 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। इस चीज को आप याद रखेंगे, वह 15वीं जनगणना है। क्लियर है? कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। यानी कि 1872 से 2011 तक जाएंगे, 2011 तक जाएंगे तो मिलेगा 15वीं जनगणना। क्या मिलेगा? 15वीं जनगणना मिलेगा, 15वीं जनगणना मिलेगा। और हम बात करें स्वतंत्र भारत की, मतलब क्या है 1951 से बात करें तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। यानी कि स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की क्या है? 7वीं जनगणना है। इस डेटा को आप याद रखेंगे। देखिए अगर कोई पूछे तो 2011 की जनगणना है कौन सी है, तो बोलेंगे 2011 की जनगणना वो 15वीं जनगणना। कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। लेकिन पूछे कि आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है, तो बोलेंगे सर स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की। किस नंबर की है? 7वें नंबर की है। तो जरा इसके स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना चाहे तो। अच्छा एक डेटा और लिख लीजिए इसमें, है ना, एक डेटा और लिख लीजिए, है ना, एक डेटा और लिख लीजिए। तो 2011 की जनगणना कौन सी है? 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र रूप से कौन सी है? 7वीं। स्वतंत्र रूप से मतलब स्वतंत्रता के बाद 1951 से 2011 तक गणना करेंगे तो 7वीं जनगणना होगी। और यहाँ से यहाँ तक गणना करेंगे 1872 से यहाँ तक करेंगे तो 15वीं जनगणना होगी। एक डेटा और बाबू आप लिख लेंगे। एक डेटा क्या लिखेंगे? देखिए बात है 1961 की। कब की बात है? 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना होती है। 1961 में जनगणना कराने के लिए जनगणना विभाग की स्थापना होती है। यह जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस चीज को याद रखेंगे। यह जो जनगणना विभाग है यह गृह मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। याद रखेंगे जनगणना किसके अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। क्लियर है ना? तो पूछे जनगणना कौन कराता है, तो जनगणना विभाग किसके अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन लिख लेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। 11 जुलाई को सबसे पहले 11 जुलाई 1988 में हमने मनाया था। 1988 में हमने मनाया था क्योंकि 87 में जो जनसंख्या हुई थी, 1987 में जो जनसंख्या हुई थी वो 5 करोड़ हुई थी। कितनी हुई थी? 5 करोड़। तो यार इसको छोड़ दो, याद रखो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। 11 जुलाई 1988 में हमने पहली बार मनाया था। 11 जुलाई 1988 में हमने पहली बार इस जनसंख्या को मनाया था। इस जनसंख्या को मनाया था। इन सब डेटा को आप याद रखेंगे, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी तरीके से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग अगर ले लिए हैं तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं, है ना, ठीक है शाबाश। अगर कोई पूछे जनगणना कितने वर्ष पर होता है, तो जनगणना 10 वर्ष पर होता है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको पता होगा जनगणना 10 वर्षों पर होता है। ये छोटे छोटे डेटा आप याद रखेंगे, है ना। अब जो हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में टोटल का टोटल डेटा पढ़ेंगे। आपको भारत के रिस्पेक्ट में भी पता होना चाहिए। इनफैक्ट हम यूपी स्पेशल का 7वां क्लास पढ़ रहे थे, यूपी स्पेशल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के जनगणना के बारे में, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या या और जनगणना के बारे में, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना, है ना। तो हेडिंग लगाएंगे उत्तर। अभी तो मैंने जनगणना कब शुरू हुई, कब क्या हुआ, 15वीं है, स्वतंत्र भारत की 7वीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना, है ना। उत्तर प्रदेश की जनगणना। चलो जी, उत्तर प्रदेश की जनगणना, है ना। यहाँ पर मैं बात करूं कि जो उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी है, कौन है? यूपी। जो उत्तर प्रदेश है यह जनसंख्या की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? प्रथम स्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 4th रैंक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक है? 4था स्थान है। समझिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, सुनिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जी? 4था स्थान है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, यूपी की जनसंख्या 2011 का मैं डेटा बताऊंगा जी, है ना। 2011 की ही जनगणना है तो उसी को हमें पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है यह 1998 12341 है। 1998 12341 है।
देखो याद कैसे करेंगे, मेन मैटर है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को ही याद कर डालिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कैसे सर, 1998 तो कोनो चीज के डेट ऑफ बर्थ होता है, 1998 कोनो लड़का के डेट ऑफ बर्थ होता है, हाँ हाँ होता है, 1998 डेट ऑफ बर्थ होता है। और उसके बाद 19,98,12,1341 है ना, 19,98,12,1341 इतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। और इसको हम करोड़ में लिखना चाहें तो 19.98 करोड़ लिखते हैं, 19.98 करोड़ लिखते हैं, 19.98 करोड़ लिखते हैं। पेपर में यह तो आपको याद ही होना चाहिए, पेपर में कभी कभी यह देता है, मतलब यहाँ पर दशमलव लगा देगा और बाकी सबको करोड़ में डाल देगा। 19.98 करोड़ यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। जनसंख्या के व्यू से उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है, जनसंख्या के व्यू से उत्तर प्रदेश का क्या है, पहला स्थान। लेकिन यही मैं बात करूँ कि क्षेत्रफल के व्यू से उत्तर प्रदेश फोर्थ रैंक पर है, चौथे स्थान पर है। कौन है, चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल के व्यू से। क्लियर है, क्षेत्रफल के व्यू से। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें, देखिए मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका दूं, ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे पढ़ाते वक्त जैसे मैं किनारे हट रहा हूं तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, समझिएगा इन सब बातों को। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पहले स्थान पर, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर यूपी है ना। यहाँ पर बात करें 1998 1 2 3 4 1 19,98,12,1341 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। 19.98 करोड़ ऐसे ही पेपर में पूछता है, 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की क्या है जनसंख्या। अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक थम्स अप लाइक ठोको जल्दी 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 फटाफट। क्लियर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लिंगानुपात की। किसकी बात, किसका डिस्कस करते हैं, लिंगा अनुपात का। एक एक फैक्चुअल डेटा आप याद करते चलेंगे, मजा आ जाएगा क्लास में, है ना। इसकी बात करते हैं लिंगा अनुपात का। उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे जी, उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, लिखेंगे लिंगा अनुपात। लिंगा अनुपात क्या होता है जी, लिंगा अनुपात क्या होता है, ध्यान से समझिए। लिंगा अनुपात क्या होता है, ध्यान से समझिए। लिंगा अनुपात होता है 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, समझ रहे हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसे हम कहते हैं लिंगानुपात, उसे हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात। याद रखिएगा लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिंगा अनुपात कहते हैं। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो लिंगा अनुपात है, ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश का जो लिंगा अनुपात है यह 912/1000 है, 912/1000 है। 1000 पुरुष पर केवल 912 महिला है। सुन, 1000 पुरुष पर केवल 912 महिला है। यह पुरुष को दर्शाता है, यह महिला को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, महिला को। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात सीधे, ध्यान से सुन लीजिएगा कान खोल के, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात सीधे 912/1000 चिल्लाकर गटाई फाड़ कर बोलिएगा तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912/1000, 912/1000। या सीधे प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो सीधे बोलेंगे 912। क्या है, 912। तो यूपी का लिंगानुपात बताइए, यूपी का लिंगानुपात बताइएगा तो सर 912। यूपी का लिंगानुपात कितना है, जल्दी बताइए, यूपी का लिंगानुपात कितना है सर, 912। याद रहेगा, यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912। कोई दिक्कत जी, है ना, नहीं कोई दिक्कत। यूपी का लिंगानुपात 912। मैं यहाँ पर एक और फैक्ट लिखवा रहा हूँ जो कई बार पेपर में आया है। पेपर में क्या आया है कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात जो है जी वह 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। और यहाँ मैं बात करूँ यूपी का जो लिंगानुपात है, यूपी का जो लिंगानुपात है वह सर 912 है। कितना, 912। तो भारत का जो लिंगानुपात है ढेर है, यूपी का लिंगानुपात कम है। तो प्रश्न पूछेगा भारत का लिंगानुपात यूपी के लिंगानुपात से कितना ज्यादा है। क्या पूछेगा कि जो भारत का लिंगानुपात 943, यूपी का लिंगानुपात 912, या यूपी का लिंगानुपात कम है, भारत का लिंगानुपात ज्यादा है। कितना कम है जी, 31। कितना कम है, 31। कितना कम है, घटाइए, घटाइए, कितना है, 31। कितना कम है, 31। यानी कि ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कि जो भारत का लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात यूपी के लिंगानुपात से, यूपी के लिंगानुपात से 31 अंक ज़्यादा है, 31 अंक ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, भारत का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात से 31 अंक ज़्यादा है, 31 अंक ज़्यादा है। क्लियर है,
उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात से कितना ज्यादा है? 31 अंक ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात सीधे कोई पूछे 912 है। क्या? सीधे 912 है। यहां पर लिख लेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात, यह क्वेश्चन कई बार पूछेगा जी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है किसका? जौनपुर का। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? जौनपुर का। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जौनपुर का। कितना है? 1024। कितना है? जौनपुर का लिंगानुपात है 1024। मतलब समझ रहे हैं बाबू इसका कि 1024 महिला पर 1000 लड़के। यहाँ देखिए 1000 लड़कों पर 912 पुरुष, सॉरी 1000 लड़कों पर 912 महिला, मतलब 88 लड़के ऐसे होंगे जो कुंवारे घूमेंगे, 88 लड़के ऐसे होंगे जो कुंवारे घूमेंगे इसके अनुसार। लेकिन जौनपुर की बात करें तो जौनपुर का लिंगानुपात 1024 है। दूसरे नंबर पर आता है आजमगढ़। दूसरे नंबर पर कौन आता है? आजमगढ़। आजमगढ़ का लिंगानुपात बहुत बढ़िया है 1019। 1019 है ना। आजमगढ़ का लिंगानुपात कितना है? 1019, याद रखेंगे। इसके बाद आता है आपका देवरिया। कौन सा जिला आता है उत्तर प्रदेश का? देवरिया। तो देवरिया का लिंगानुपात कितना है? 1017। 1017। लेकिन मैं यहीं पर बात कर लूं, एक बार देख लूं पूरा दिख रहा है कि नहीं आपको? ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले क्या बताएंगे? जौनपुर। याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, 912, 912, 912। भारत का लिंगानुपात 943। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से है ना 31 अंक कम है। 31 अंक कम है, यानी कि भारत इससे 31 अंक ज्यादा है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? 1024। उसके बाद आजमगढ़ का 1019। उसके बाद 1017। उसके बाद कितना है? 1017। मैं यहाँ पर बात करूँ न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले यहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, जहां पर न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले लिख लो जी भाई। जिले कितने हैं? कौन कौन से? सबसे कम लिंगा अनुपात है, सबसे कम लिंगा अनुपात है, याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर का है ना। नोएडा वाले क्षेत्र का सबसे कम लिंगा अनुपात है किसका? गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर का मात्र कितना है? 851। सबसे कम लिंगा अनुपात किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। कितना है? 851। उसके बाद बागपत और हमीरपुर का, बागपत और हमीरपुर दोनों साथ हैं, इनका कितना है? 861। इनका कितना है? 861। तो एक बात सुनिए, तो सुनिए, क्या सर ये 851, 1024, 1019, 1017 ये सब हमें याद करना है? नहीं जी, यह अंकवा फंकवा मत याद रखे, कोई मतलब नहीं है ना। याद हो गया तो बहुत बढ़िया है, याद हो गया तब तो ठीक है, वेरी नाइस। अदरवाइज नहीं याद हुआ तो भी वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं। मेन मैटर है इसको। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, बस याद रख ले। सबसे ज्यादा है किसका? जौनपुर का। उसके बाद आजमगढ़ का। उसके बाद देवरिया का। सबसे कम किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। सबसे, अरे यार इतना ज्यादा यह सब डेवलप एरिया है, गौतम बुद्ध नगर यह सब डेवलप एरिया, सालों को लिंगानुपात बढ़ाने का मौका नहीं मिला है ना। तो कितना है? 851। उसके बाद 861। बागपत और हमीरपुर का, बागपत और हमीरपुर का। इतनी बातें क्लियर है तो यस सर बोले, फिर आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्या है? यहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, ध्यान से सुनिए, यह क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। 912। सबसे ज्यादा किसका है? जौनपुर का। सबसे ज्यादा किसका है? जौनपुर जिले का। और सबसे कम किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर का। क्लियर? यहीं से पूछते उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का शिशु समझ रहे किसे कहते हैं? 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है 902। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। लेकिन सीधे पूछे कि लिंगानुपात मतलब 6 वर्ष से ज्यादा की बात हो तो बोले 912। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। 902। एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि उत्तर प्रदेश, ध्यान से समझिएगा, लिंगानुपात के मामले में पूरे भारत में 26वां रैंक है। उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात के मामले में पूरे भारत में कौन सा रैंक है? 26वां। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश जो है लिंगा अनुपात के मामले में पूरे भारत में 26वां, 26
स्टेज स्थान रखता है। तो जो लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में किस रैंक पर है? 26वें रैंक पर है। किस रैंक पर बाबू? 26वें रैंक पर। लिंगानुपात के मामले में पूरे भारत में किस रैंक पर है? 26 रैंक पर है। 26 रैंक पर है पूरे भारत में लिंगानुपात भारत का, उत्तर प्रदेश का 902 है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक एक डेटा क्लियर हो जा रहा होगा, एक एक डेटा है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सुनिए, लिंगानुपात हमने कर लिया। यहाँ पर बात कर लेते हैं साक्षरता की। किसकी बात कर लेते हैं? साक्षरता की। साक्षरता से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिए। किसकी बात कर लेते हैं? साक्षरता की हम लोग बात करते हैं, है ना। ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिंपल सिंपल बात है। साक्षरता की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? साक्षरता, उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए तो उत्तर प्रदेश है ना, भारत में साक्षरता के मामले में, किसके मामले में? साक्षरता के मामले में, साक्षरता के मामले में 29वां रैंक पर है। किस रैंक पर है? 29वें रैंक पर है। लिंगानुपात के मामले में किस रैंक पर है? 26वें। साक्षरता के मामले में किस नंबर पर है? 29वें नंबर पर है। किस रैंक पर है? 29वें नंबर पर है ना। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, यह डेटा आप याद रखिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो कितना है? 67.68%। ध्यान से सुनिए, 67.68%। 67.68% उत्तर प्रदेश की क्या है? साक्षरता। 67.68% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। यहीं पर मैं बात करूं कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है और महिलाओं की साक्षरता कितनी है, मतलब इसको 100% मानकर मैं गणना करूं, इसको 100% मानकर मैं गणना करूं तो पुरुषों की जो साक्षरता है यह 77.28% है, 77.28% है। और महिलाओं की जो साक्षरता है 57.18%, 57.18% यह महिलाओं की साक्षरता है। यह महिलाओं की क्या है? साक्षरता। क्लियर है? यह महिलाओं की क्या है? साक्षरता, है ना। यहां पर सुनिए तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है 67.68% है। पुरुषों की साक्षरता 77.28% है। महिलाओं की 57.18% है ना। आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा तो सुनिए, यही डेटा ना इस प्रकार से ऐसे लिख देता है ना। यह लिख देता 67.68 को लिख देता है 7%, तो भी बतिया वही है, तो भी बतिया वही है ना। इसको 67.3% लिख देता है, तो भी बतिया वही है, तो भी बात यही है। और इसको लिख देता है 57.2%, तो भी बात वही है, तो भी बात वही है। तो याद रखेंगे साक्षरता यह है। साक्षरता उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.68% है। जहां पर शीशा है ना, शीशा थोपड़ा देखते हैं, भिन्नही के 3 डेटा लिख लीजिए, रोज भिन्नही के 3 डेटा देखिए। उत्तर प्रदेश का साक्षरता लिख लीजिए 67.68%, पुरुष का लिख लीजिए 77, महिला का लिख लीजिए 57, महिला का लिख लीजिए 57। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, मतलब कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले लिख सकते हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। यहाँ लिख देता हूँ सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। और यही मैं लिख देता हूँ न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। इस डेटा को याद रखेंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद आता है कानपुर नगर, देहात नहीं, कानपुर नगर, याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो क्या बताएंगे? गौतम बुद्ध नगर। और उसके बाद आता है कानपुर नगर, उसके बाद आता है कानपुर नगर। और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं औरैया, और भी लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं औरैया, फिलहाल कोई मतलब नहीं है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद आता है किसका नंबर? कानपुर का। किसका नंबर आता है? कानपुर का। न्यूनतम साक्षरता की मैं बात करूं, ध्यान से सुनिए, न्यूनतम साक्षरता की बात करूं तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। और दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है, मतलब इससे थोड़ा सा स्थिति उसकी सही है, बहराइच। कौन है? बहराइच। क्या है? बहराइच। तो ध्यान से समझिए, न्यूनतम साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है?
न्यूनतम श्रावस्ती जहाँ के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, उसके बाद कहाँ का है, बहराइच का। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता किसका है, गौतम बुद्ध नगर का, उसके बाद कानपुर नगर का, और उसके बाद आता है औरैया का। क्या आता है, औरैया का। तो इस डेटा को आप याद रखेंगे, इस डेटा को आप याद रखेंगे। 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी 2 मिनट में इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना, ठीक ठीक। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है ना, इतनी बात है। अगर यहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, यहीं से अगर आपसे, ध्यान से सुनिए, यहीं से प्रश्न पूछ दे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, 4 क्वेश्चन बनते हैं, लिख देते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, है ना, लिख देते हैं। सर्वाधिक लिख लो, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, पुरुष साक्षरता वाला जिला, और यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। तो यह डेटा है, देखिए कितना, अब धीरे धीरे कठिनाई बढ़ रही है, धीरे धीरे कठिनाई बढ़ रही है ना। और यहाँ पर हम लोगों का चीज़ भी बड़ी शानदार जा रहा है ना। आधा घंटे का वीडियो हो गया है, बहुत शानदार चीज़ें जा रही है। ध्यान से देखें, सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता, अरे यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश में सबसे कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर। तो सर्वाधिक साक्षरता भी गौतम बुद्ध नगर पर। पुरुष की बात हो तो भी सर्वाधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर पर। उसके बाद आता है कानपुर नगर। क्या आता है, कानपुर नगर, कानपुर नगर। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता, जहां पर पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं, जहां पर पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला वही आता है क्या, श्रावस्ती और बहराइच। श्रावस्ती, श्रावस्ती क्या लिखेंगे, श्रावस्ती। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, बहराइच। क्या आता है बाबू मेरे, बहराइच। क्लियर 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 है ना। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, ध्यान से समझिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता की मैं बात करूं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, यहां पर यह डेटा बदल जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा कानपुर नगर। क्या हो जाएगा, कानपुर नगर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, कानपुर नगर। इस चीज को याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर आता है लखनऊ, दूसरे नंबर पर कौन आता है, लखनऊ। लेकिन यही मैं बात कर दूं न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो न्यूनतम में तो हमेशा श्रावस्ती, न्यूनतम में क्या आता है, हमेशा श्रावस्ती। देखिए सुनिए, तो सुनिए, देखिए पुरुष बोले तो कोई चेंजिंग नहीं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता चाहे न्यूनतम साक्षरता। देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में, सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में, है ना। कभी कभी ये गौतम बुद्ध नगर नहीं देता है तो कानपुर नगर लगा देंगे, कानपुर नगर लगा देंगे। इसके बाद बहराइच, है ना। अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दे तो नो चेंजिंग, जैसे पहले वैसे अब, है ना। न्यूनतम पुरुष बोले तो भी श्रावस्ती, बहराइच, है ना। यहाँ पर बात करें सर्वाधिक महिला, महिला में चेंज हो जाएगा जी, महिला में सर्वाधिक महिला कानपुर नगर और लखनऊ की पढ़ी लिखी हैं। सर्वाधिक जो महिला है मतलब साक्षर, कानपुर नगर और लखनऊ वाली महिलाएं हैं जो सर्वाधिक साक्षर है। और न्यूनतम जो साक्षरता है महिलाओं का वह श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती पुरुष हो चाहे महिला हर एक कंडीशन में नीचे है। श्रावस्ती जो है पुरुष हो चाहे महिला हर एक कंडीशन में क्या है, नीचे है, हर एक कंडीशन में क्या है, नीचे। तो साक्षरता क्लियर हो गया, साक्षरता क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक साक्षरता के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर साक्षरता क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तब तक आप रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा, 1 सेकेंड। चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है। ध्यान से समझिए क्या होता है। नेक्स्ट है जनघनत्व की बात करते हैं। देखिए जनघनत्व का मतलब होता है कि जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, इसको समझिए, इसको समझिए। देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी छोटुआ छोटिया सब, 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सभी व्यक्तियों की सघनता, उन सभी व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, रहने वाले
व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। बात करें, ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में, जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है। किस रैंक पर है? 9वें रैंक पर है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश किस रैंक पर है? 9वें रैंक पर है। भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश किस रैंक पर है? 9वें रैंक पर। यहां मैं बात कर लेता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व, ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। 1 किलोमीटर के लंबाई चौड़ाई मतलब 1 किलोमीटर के घेरे में, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 829 व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहते हैं। 829 व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन मैं यहीं पर भारत की बात कर लूं तो भारत में, याद रखिएगा, भारत का मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं, यहां लिख देता हूं कि भारत का जनघनत्व बात करूं, भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर है। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, कई बार प्रश्न केवल आपसे इतना ही पूछ देता है कि जनसंख्या घनत्व को किस में मापते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को व्यक्ति ऊपर रखते हैं, जितने भी व्यक्ति, और वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर का स्क्वायर हम नीचे रखते हैं, इसमें हम मापते हैं। मतलब कितने व्यक्ति हैं और 1 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्रफल में, इसमें हम क्या मापते हैं? जनसंख्या घनत्व। ध्यान से समझिए, बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या, यहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का। किसका है? गाजियाबाद का। उसके बाद आता है बनारस का, वाराणसी का। उसके बाद आता है लखनऊ का। मतलब जो सबसे घना एरिया है, सबसे घौन एरिया है उत्तर प्रदेश का, वह कौन है? गाजियाबाद। कौन है? अच्छा, ध्यान से सुनिए, मैं अगर जीबी लिखूं, जीबी का मतलब होता है गाजियाबाद, और जीबी या लिखूं तो गौतम बुद्ध नगर होता है। क्या होता है? गौतम बुद्ध नगर। कंफ्यूज मत होगा। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? गाजियाबाद का। उसके बाद घनत्व किसका है? बनारस का, मतलब सबसे घौन एरिया। और उसके बाद सबसे घौन एरिया कौन है? लखनऊ। उसके बाद सबसे घौन एरिया कौन है? लखनऊ। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जहां पर 1 किलोमीटर में केवल 242 व्यक्ति रहते ही है, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, है ना। तो सबसे कम, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है किसका? ललितपुर का। उसके बाद नंबर आता है सोनभद्र का। उसके बाद नंबर आता है हमीरपुर का। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का, और सबसे ज्यादा पूछे तो गाजियाबाद का। देखो, सबसे ज्यादा कौन सा घना एरिया है उत्तर प्रदेश का? गाजियाबाद। और सबसे कम घना कौन सा है? ललितपुर में। सबसे कम घना कौन है? ललितपुर में, है ना। यहां बात करते हैं भारत का, अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग। भारत का उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829, भारत का जनसंख्या घनत्व 382। इसको घटाएंगे आप तो आएगा 447। कितना आएगा? 447। यानी कि ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व और भारत का जनघनत्व में जो अंतर है वो कितने का है? 447 का। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है भारत के जनसंख्या घनत्व से 447 अंक अधिक है। 447 अंक क्या है? अधिक। और याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश जनघनत्व के मामले में 9वें रैंक पर है। पूरे भारत में किस रैंक पर है? 9th रैंक पर है। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ पर एक और सेक्शन लिखा हूँ, 10 की वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट इसी को मैं कह सकता हूँ, 10 की वृद्धि क्या है ना। तो उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि मतलब 10 सालों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी बढ़ी है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या बढ़ाने में बिल्कुल चूक नहीं करता है ना। तो उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि मतलब आपको पता है कि 2001 में जनगणना हुई थी, फिर उसके बाद 2011 में हुई। तो उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है वह है 20.22%। उत्तर प्रदेश के 10 साल में जो वृद्धि हुई है वह 20.22%, 20.22% है ना। तो उत्तर प्रदेश के 10 की वृद्धि डायरेक्ट याद रखिए, इसको तो लिख लीजिए कहीं, 10 की वृद्धि 20.22। एक बार मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं। उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है वह 20.22% है। लेकिन यह अगर इसको 10 की 10 वार्षिक पूछ देना, वार्षिक क्या करना है, भाग लगा दीजिए, 2.02% ये वार्षिक। लेकिन यह नहीं आता है 10 की वृद्धि कितनी है? 20.22%। वार्षिक वृद्धि
2.022%। क्लियर है। यहां पर बात करूं सर्वाधिक 10 साल में सर्वाधिक किसकी जनसंख्या बढ़ी है, तो 10 साल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद का। 10 साल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद का। तो 10 सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद का। न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर नगर बागपत, कानपुर नगर और बागपत, कानपुर नगर बागपत, कानपुर नगर बागपत। न्यूनतम जहां पर कम वृद्धि हुआ 10 की वृद्धि कानपुर नगर और क्या बागपत। इतनी बातें क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए, है ना। चलिए बस थोड़ा सा और बचा है, क्लियर कट में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप पढ़िए आराम से, है ना। बहुत देखिए समझिए बात को, एक वीडियो को शूट करने में बहुत टाइम लगता है दोस्त, है ना। तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करें, 2 बार 3 बार देख लीजिए, चीज़ें वैसे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा टॉपिक बचा, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर बात करता हूं विकलांगता, उत्तर प्रदेश में विकलांगता, समझिए उत्तर प्रदेश में विकलांगता। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में विकलांगता जो है, उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या है उसका 2.08%, 2.08% विकलांगता है। यानी कि कुल जनसंख्या का 2.08% मात्र विकलांग है। परेशान मत रहिए, नहीं पूछेगा। 2.08 मतलब 2% के आसपास विकलांग है। और सर्वाधिक विकलांग जो है वह प्रयागराज जिले में यानी कि इलाहाबाद में है। सर्वाधिक विकलांग कोई पूछे तो क्या बता देंगे, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले में है ना। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं अनुसूचित जाति। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति कितनी है, तो कुल जनसंख्या का 20% के आसपास, मतलब कुल जनसंख्या का 20% के आसपास जनजाति, उत्तर अनुसूचित जाति, ध्यान से सुनिए, जनजाति नहीं अनुसूचित जाति यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट, एससी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20% जो है वह क्या है, एससी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20% क्या है, 80, यानी कि 20.7% अनुसूचित जाति है। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति है वह कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। इस डेटा को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश जनजाति के मामले, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के मामले में फर्स्ट रैंक पर है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के मामले में किस रैंक पर है, फर्स्ट रैंक पर। याद रखेंगे कि अनुसूचित जाति का उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति है उसका अलग से अगर मैं लिंगानुपात देखूं तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 907। आमतौर पर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912, शिशु का लिंगानुपात है 902। और यहां पर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 907। कितना है, 907। सर्वाधिक याद रखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति सीतापुर जिले में है, लखनऊ के पास पड़ता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति सीतापुर जिले में है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है वह कहां पर है, बागपत में। बागपत याद रखिएगा, यहां पर हमेशा न्यूनतम अनुसूचित जाति मिलती है। यहीं पर मैं बात कर लूं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर लूं, एसटी की बात कर लूं, किसकी, एसटी की। या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एसटी की बात कर लूं। उत्तर प्रदेश में एसटी कितने हैं, तो मात्र 0.6% एसटी है। मात्र 0.6% क्या है, एसटी। याद रखेंगे, मात्र 0.6% कहाँ है, एसटी। जो भी एसटी है अनुसूचित जनजाति है सोनभद्र रुद्र में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मात्र कितने हैं, 0.6% एसटी हैं। इन अनुसूचित जनजाति का या इन एसटी का जो लिंगा अनुपात है वह 951 है। इनका लिंगा अनुपात, एसटी का लिंगा अनुपात 951। सबसे ज्यादा एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति है सोनभद्र में, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति है बागपत में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पर है, बागपत में। तो इस डेटा का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे रहने दीजिए, पेपर में ना के बराबर था, पेपर में ना के बराबर। बस एक डेटा और बचा है जो कई बार पेपर में पूछा है, क्या है, जनसंख्या। मिटा दो इसको, मिटा दो, जनसंख्या, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले लिख देता हूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, बस इसको लिखना है। उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है जी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है याद रखिएगा वह है इलाहाबाद की। किसकी है, इलाहाबाद की। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है, इलाहाबाद पहले नंबर पर। इलाहाबाद की जो जनसंख्या है 59.54 लाख है,
59.54 लाख है, यानी कि कह सकते हैं 59,54,000 है, 59,54,000 है, 59,54,000, 59,54,000 के आसपास है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है मुरादाबाद। कहाँ पर आ जाता है? मुरादाबाद। दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? मुरादाबाद। यहीं पर मैं बात करूं सबसे कम जनसंख्या, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे कम जनसंख्या वाले जिले का नाम बता दीजिए। तो है महोबा, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिले कौन सा है? महोबा। कौन सा है? महोबा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले महोबा। यहाँ पर 8,54,000 के आसपास है, 8,54,000 के आसपास मात्र जनसंख्या है, 8,54,000 के आसपास मात्र जनसंख्या है। उसके बाद आता है चित्रकूट, उसके बाद आता है हमीरपुर, उसके बाद आता है चित्रकूट, उसके बाद क्या आता है? हमीरपुर, उसके बाद क्या आता है? हमीरपुर। बस खत्म, कुछ भी नहीं है। A to Z चीज़ें हो गई, कंप्लीट हो गई। घर पर जाइए अच्छी तरीके से देखिए, एक एक चीज़ों को पढ़ते जाइए। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 8 हम लोग कल पढ़ेंगे। क्लियर है? इतनी बातें अगर समझ आई तो पहुंचा दीजिए दोस्तों को, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू।